सप्लीमेंट्स को प्रेफ़र करें या बैलेंस डाइट को प्रेफ़र करें? तो डेफिनेटली बैलेंस डाइट को प्रेफर करें और अगर उसके साथ स्टिक कर सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। आजकल ये जो ख़वातीन की अगर बात की जाए तो लेज़र ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। फेस पे काफ़ी ख़वातीन के बाल होते हैं और वो उसका क्या करती हैं, वैक्सिंग करती हैं, थ्रेडिंग करती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन इरिटेट होती है। एक तो डलनेस भी होती है, पैचेस पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। 3 से 4 हफ्ते के बाद एक सेशन रिपीट करना चाहिए। वो स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं और आवाम उनको कॉपी करती है, उनके पीछे चल पड़ती है। आप क्या प्रेफ़र करती हैं? ग्लूटाथायोन ड्रिप्स जो है लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। व्हाइटनिंग के लिए इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी को इसके बाकी हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। एक और टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है एक्सोसोम्स। दे आर टाइनी वेसिकल्स जो कि सिग्नलिंग प्रोटीन्स आप इन्हें कह सकते हैं। पीआरपी के लिए पहले हम पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं मशीन में। पीआरपी के सेशंस जो हैं उनको बार-बार रिपीट हम करेंगे तो ही उसके रिजल्ट्स आएंगे। डॉक्टर साहब आप बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की मतलब जो बहुत कॉमन है हमारे मतलब सोसाइटी में, उसको एलोपेशिया मतलब आम ज़ुबान में कहा जाए तो बालसर के नाम से भी जाना जाता है। इम्यून सेल्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं और आपके अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं। ओके। तो इसमें वो जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो अटैक करना शुरू कर देते हैं हमारे बालों को। ठीक है। ख़वातीन की बात करें तो जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं, तो उनकी जो स्किन है चेहरे पर मुख्तलिफ़ किस्म के दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब फ्रेकल्स जो होते हैं वो नॉर्मली तो छोटी एज से स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ एक और चीज़ होती है जिसको हम सन स्पॉट्स कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट भी ज़रा डिफरेंट होती है। पिगमेंटेशन का एक इशू ये होता है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है कि पिगमेंटेशन एक दफ़ा हो जाए तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड 100%। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट चली अकबर और सारा स्किन स्टूडियो से कि एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। मेरे सामने मौजूद हैं डॉक्टर सारा जो कि यूके से तालीम याफ्ता और एक्सपीरियंस्ड एस्थेटिक फिजिशियन है। आज हम इनसे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे कि स्किन के रूटीन के हवाले से मतलब हमारा लाइफस्टाइल कितना मतलब उस पर असरअंदाज होता है और लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारी बैलेंस डाइट और इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। अच्छा मैम, हमारी ऑडियंस को ये बताइएगा कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो किस हद तक असरअंदाज़ होता है हमारी स्किन केयर के ऊपर? देखिए लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब भी मैं स्किन केयर रूटीन रेकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को तो मैं उसके साथ उन्हें ये भी बताती हूँ कि ये तो आपने जो है ट्रीटमेंट्स वो करनी है, लेकिन उसके अलावा आपने अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। जिसमें क्या है, सबसे पहले डाइट आ जाती है। तो अगर ब्रॉडली देखें तो डाइट है, स्लीप है और स्ट्रेस है। इन 3 चीज़ों को आप मैनेज करें। अब डाइट में हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये ऑयली जंक फूड और शुगरी स्टफ़ जो है उसको अवॉइड करें क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन करते हैं, स्किन में इन्फ्लेमेशन करते हैं, एक्ने ब्रेकआउट्स करते हैं। तो एक तो इनको अवॉइड करें। अवॉइड तो शायद ना कर सकें लेकिन ज़रा कम कर दें। और खाना क्या है फिर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं। थोड़ा सा मुश्किल काम है स्पेशली टीनेजर्स के लिए, लेकिन दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर स्किन। क्योंकि देखिए जैसे फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, बाकी सारे हैं, दे गिव यू विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर प्रोटीन्स हैं जो कि आपको काफ़ी चीज़ों से मिल जाते हैं, चिकन से मिल जाता है, एग्स से मिल जाता है, इवन लेंटिल्स दालों से मिल जाता है। वो आपके कोलेजन को बूस्ट भी करते हैं और कोलेजन को रिपेयर भी करता है, तो दैट इज़ गुड फॉर योर स्किन। इसके अलावा हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्किन के लिए। वो आपको कैसे मिल सकते हैं, फिश से मिल सकते हैं, नट्स से मिल सकते हैं। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइट को भी अगर आप करते हैं, अपनी मेंटेन कर लेते हैं, तो यू डोंट इवन नीड दैट मेनी सप्लीमेंट्स। आपको ज़रूरत फिर नहीं रहती। मतलब आप प्रेफ़र करती हैं कि लाइक अगर आपकी बैलेंस डाइट है तो आप उसी को लेके चलें, मतलब कि सप्लीमेंट्स को ना। देखिए बैलेंस डाइट से ज़्यादा तो फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं है ना। बैलेंस डाइट अगर कोई रख सकता है तो दैट इज़ वेरी बेस्ट थिंग। वेरी दैट्स द बेस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपने देखा होगा आजकल जो जेन ज़ी है, मतलब इनमें जो ट्रेंड चल रहा है, सुबह एक तो नाश्ता भी नहीं कर रहे, नाश्ता भी दोपहर को जाके 12-1 बजे के करीब हो रहा है। अगर आप सिर्फ आपने जैसे बताया कि फ़िश ऑयल है, नट्स हैं, एप्पल जूस है, जूसेस हैं, अगर आप ये चीज़ें भी नहीं कर रहे लेकिन अगर आप टाइमली अपनी डाइट ले रहे हैं, क्या वो भी मतलब बेनिफिशियल साबित होगी इसके लिए? मतलब एक आम आदमी साथ लेके नहीं चल सकता। हमने ओवरऑल सारी ऑडियंस को कवर तो करना फिर है। सप्लीमेंट्स ले लें, लेकिन सप्लीमेंट्स कॉस्ट मनी एज वेल। यही है ना, फिर कुछ तो करना है। या डाइट को इम्प्रूव करें या सप्लीमेंट्स ले लें, क्योंकि अगर डाइट अच्छी नहीं है तो फिर सप्लीमेंट्स आर एसेंशियल। मैम आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी, मतलब कि वो सप्लीमेंट्स को प्रेफ़र करें या बैलेंस डाइट को प्रेफ़र करें?
देखिए सप्लीमेंट्स तो अब बात की बात है, सबसे पहले तो बैलेंस डाइट आती है, तो डेफिनेटली बैलेंस डाइट को प्रेफर करें और अगर उसके साथ स्टिक कर सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर सकते, रूटीन हेक्टिक है या फिर खाने का दिल नहीं करता, तो फिर तो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अच्छा, आपने आजकल देखा होगा कि लाइक हमारी यूथ है ना बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है। वो किस तरह से जो हमारे एड्स चल रहे होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं व्हाटएवर जो भी हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हुआ है। अब जो सोशल मीडिया पे जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, वो या तो फ़िल्टर्ड हैं या एडिटेड हैं। अब जो स्क्रीन के पीछे बंदा बैठा हुआ है ना, वो कॉम्प्लेक्स में आया था कि यार अगर उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो वो कैसे अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करेगा, अपनी स्किन को कैसे मेंटेन करे। आप इस सब को कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि आजकल ये ज़माना ही एआई का है। इतने फ़िल्टर्स हैं, इतनी इवन ये जो हमारी लाइट्स होती हैं, उनके ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं कि लगता है कि जैसे स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जबकि वो असल में होती नहीं है। तो दैट डेफ़िनिटली पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन आवर यूथ। ठीक है आपकी बात। लेकिन खुद भी समझना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट ट्रू। कुछ हद तक तो ठीक है, सही है, लेकिन 100% अगर कहा जाए कि ये ट्रीटमेंट कराएँगे तो ये रिज़ल्ट आएगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट के लिए भी काफ़ी सारे सेशंस चाहिए होते हैं। एक सेशन से आपको उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिल सकता जो कि पोर्ट्रे किया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को देखें, आप देखें कि हमारा क्या इश्यू है स्किन का और हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। अगर आप इस पे बात करना चाह रहे हैं कि स्किन की लाइटनिंग की तरफ हम आएँ, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे फेयर होना चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, तो ये चीज़ आई डोंट यूजुअली प्रेफर। मुझे नहीं इस तरह से ठीक लगता, क्योंकि देखिए स्किन का कम्प्लेक्शन जो भी हो, अगर वो इवन टोन है, टेक्सचर ठीक है और उसमें एक्ने नहीं है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। नॉट नेसेसरीली अगर बंदा फेयर ही होगा तो ही वो खूबसूरत लगेगा। थोड़े से डार्क और हमारे जो ऑलिव कम्प्लेक्शन है वो तो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा माना जाता है, बस हमें ही नहीं पसंद। हम ही चाहते हैं कि हम गोरे हों और बाहर के लोग कहते हैं कि हमारा ऑलिव कम्प्लेक्शन हो। मतलब कि आपके ओरिजिनल स्किन टोन को आप प्रेफ़र करते ओरिजिनल स्किन टोन ही होना चाहिए। आप उसको ब्राइट कर सकते हैं, आप उसमें उसकी डलनेस को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरा, जैसे हमारी स्किन टोन्स जो होती हैं उसका एक स्केल होता है हमारा, 1 to 6 होती है। अगर कोई कहे कि मेरा वो 4 पे है और वो चाहें कि मैं 2 पे चला जाऊँ, तो वो पॉसिबल भी नहीं है और वो होना भी नहीं चाहिए। अच्छा मैम, आजकल की जो हमारी यूथ है ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रही है। अपनी स्किन के रूटीन से लेके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन परचेज़ करती है, उसके रिव्यूज़ आके देखती है और साथ ही परचेज़ कर लेती है। तो आपको क्या लगता है वाक़ई सेफ़ है आपकी स्किन के लिए? नहीं, देखिए ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आपको सबसे पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन का इश्यू क्या है, कंसर्न क्या है और वो किस तरह से ट्रीट हो सकता है। क्योंकि बस आपने देख लिया ऑनलाइन कि किसी ने ये यूज़ किया है और उसको अच्छा रिज़ल्ट आया है। पहली चीज़ तो ये, आपको ये भी नहीं पता कि वो सच भी बता रहे हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि वो अगर उनको सूट कर रही है तो आपको भी ज़रूर सूट करेगी, इसका आप कैसे कह सकते हैं? तो बेहतर यही है कि पहले डॉक्टर से डिस्कस करें, फिर उसके बाद कोई चीज़ परचेज़ करें। अच्छा मैम, आजकल ये जो ख़वातीन की अगर बात की जाए तो लेज़र ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? लाइक ये किस हद तक बेनिफिशियल है आपकी स्किन लेज़र के लिए? हेयर रिमूवल? हेयर रिमूवल। अच्छा, इट्स क्वाइट बेनिफिशियल। इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, मेरे ख़्याल है ख़वातीन के लिए तो इट्स क्वाइट गुड। और देखिए हमारी जो एक फेस की अगर बात करें, तो फेस पे काफ़ी ख़वातीन के बाल होते हैं और वो उसका क्या करती हैं, वैक्सिंग करती हैं, थ्रेडिंग करती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन इरिटेट होती है। और जब स्किन इरिटेट होती है तो उसमें पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उन एरियाज़ में जहाँ पे बार बार वैक्सिंग थ्रेडिंग की जाए, वहाँ पे एक तो डलनेस भी होती है, पैचेस पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो मतलब कि लेज़र वाला ट्रीटमेंट सेफ़ है? लेज़र, यस, लेज़र ट्रीटमेंट इज़ वेरी सेफ। और ये मतलब इसका टाइम कितना होता है? मतलब कितनी देर बाद आपको दोबारा मतलब लेज़र ट्रीटमेंट अच्छा, अगर कर रहे हैं तो? इसके जनरली 6 to 8 सेशंस आर रिकमेंडेड। और हर सेशन जो है वो 3 हफ्ते के बाद, तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद एक सेशन रिपीट करना चाहिए। 6 to 8 सेशंस आर नॉर्मली इनफ फॉर पीपल। अब हाँ, अगर हम चलें स्किन व्हाइटनिंग की तरफ, कई जगह मतलब कि आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग में कोई चीज़ें जा रही होती हैं जो आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, कि अगर उनका बिफ़ोर और आफ्टर भी दिखाया जा रहा होता है, आपको भी पता होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो वो स्किन व्हाइटनिंग इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं और अवाम उनको कॉपी करती है, उनके पीछे चल पड़ती है। आप क्या प्रेफ़र करती हैं? अच्छा, देखिए ये स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस जिनकी आप बात कर रहे हैं, दे मस्ट बी ग्लूटाथायोन ड्रिप्स, इज़न्ट इट? उन्हीं की बात आप कर रहे हैं। तो देखिए ग्लूटाथायोन ड्रिप्स जो हैं, इनको स्किन वाइटनिंग के लिए तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए।
इनके देखिए ग्लूटाथायोन इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, इट्स अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। वो करता क्या है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स जो हैं उनको रिमूव करता है, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए इट्स क्वाइट गुड। और उसके साथ ही क्या करता है कि उसकी वजह से हमारी स्किन में काफ़ी हद तक एक ग्लो भी आ जाता है और मे बी वन टोन स्किन जो है वो लाइटर भी हो जाती है। लेकिन उस हद तक इसका जो है रिजल्ट अचीव करने के लिए काफ़ी सारे सेशंस चाहिए होते हैं और ये सेशंस जो हैं ये वीकली बेस पे होते हैं। मतलब कि एक आज किया तो नेक्स्ट वीक वी हैव टू डू अनदर वन। 6 to 10 सेशंस आर रिक्वायर्ड और उन सेशंस को करने से पहले भी ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं। हर किसी के लिए ये नहीं होते हैं, ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं और इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके देन दीज कैन बी टेकन। और अगर वाइटनिंग के पर्सपेक्टिव से करवा रहे हैं तो एक तो सेशंस बहुत ज़्यादा चाहिए और फिर 6 to 8 सेशंस आर रिक्वायर्ड और पर वीक इनिशियली। और उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिल जाता है तो फिर मंथली बेसिस पे सेशन रिपीट करना पड़ता है। और जब भी उसको छोड़ देंगे तो विद इन अ मंथ और सो वापस आप अपनी उसी स्किन टोन पे चले जाएंगे जो कि आपका पहले था। तो आई डोंट थिंक इट्स दैट बेनिफिशियल। इसको वाइटनिंग के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, इट्स नॉट गुड। ओके, मतलब आप प्रेफर करेंगे कि मतलब इस ट्रीटमेंट की तरफ ना जाया जाए। वाइटनिंग के लिए इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी को इसके बाकी हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट नॉट फॉर वाइटनिंग। मैम स्किन वाइटनिंग होगी, लेकिन एक और टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, एक्सरसोम्स। एक्सोसोम्स, जी। हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि आसान अल्फाज में ये टर्म क्या है बेसिकली और ये प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। अच्छा देखिए, जो एक्सोसोम्स होते हैं दे आर टाइनी वेसिकल्स जो कि सिग्नलिंग प्रोटीन्स आप इन्हें कह सकते हैं। अब इनमें होता क्या है, इनमें बिलियंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनको हम इंजेक्ट करते हैं स्किन में या फिर हेयर में ताकि हमारी स्किन की रिजुविनेशन हो, पिगमेंटेशन कम हो, एक्ने मार्क्स अगर हैं तो वो ख़त्म हो और अगर बालों में सर में करें तो बालों की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, हेयर फॉल जो है वो कम हो। बालों की ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल है मतलब ये। जी जी, बालों की ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल है ये। अब अगर इसको आप कंपेयर करें पीआरपी से, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ टू बी कंपेयर्ड विद समथिंग ताकि हमें उसका ज़रा पता चले कि मैं नेक्स्ट इसी पे आ रहा था कि पीआरपी के बारे में। एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस भी बता दीजिएगा, मतलब क्या है? देखिए, पीआरपी जो है वो आपके अपने ब्लड से होता है। पीआरपी के लिए पहले हम पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं मशीन में। ये करने से हमारे पास उसका प्लाज्मा जो है वो सेपरेट हो जाता है, जो कि जिसमें प्लेटलेट्स होते हैं। तो दिस इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो उसको हम दोबारा से इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर, फेस के अंदर या फिर सर के अंदर। अब जो पीआरपी के अंदर हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इफ देयर इन थाउजेंड्स, देन इन एक्सोसोम्स वी हैव दोज इन बिलियंस। ठीक है। तो दिस इज़ वन डिफरेंस। दूसरा ये कि हम पीआरपी के सेशंस जो हैं उनको बार बार रिपीट हम करेंगे तो ही उसके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, एटलीस्ट 3 to 4 सेशंस इनिशियली और उसके बाद 3 to 4 मंथली बेसिस पे उसका सेशन रिपीट होता है। ठीक है, और फिर पीआरपी का ये भी है कि इट्स एज गुड एज द पर्सनस हेल्थ इज़, क्योंकि हमने पेशेंट से ही प्लाज्मा लेना है। अगर उनकी अपनी डाइट अच्छी नहीं है, उनकी अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, विटामिन्स नहीं है, तो फिर वो पीआरपी उनके लिए कितना ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। जो एक्सोसोम्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आते हैं और उसमें हमें पता होता है देर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनको बनाया जाता है। हमें पता होता है कि इसमें कितने ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इसमें और जो चीज़ें हैं। अच्छा मैम, आपने इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस तो हमारी ऑडियंस को बता दिया, लेकिन अब ये बताइएगा कि जो दोनों ट्रीटमेंट्स हैं ये किस हद तक बेनिफिशियल हैं और किस हद तक नुकसानदेह, प्रोज और कॉन्स के हवाले से बताइएगा बॉडी के लिए। देखिए, नुकसानदेह तो ये ट्रीटमेंट्स नहीं है, दे आर क्वाइट बेनिफिशियल। दोनों ही अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं। डिफरेंस आपको मैंने बताया था कि सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सोसोम्स जो है उनके रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं। पीआरपी के लिए काफ़ी सारे सेशंस जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और टोटल अगर सेशंस की बात की जाए पीआरपी के, मतलब आपने कहा कि हर मंथ में 3 से 4 सेशंस होते हैं। नहीं, मंथली बेसिस पे, मतलब कि ओवर 3 to 4 मंथ्स वी नीड टू डू 3 to 4 सेशंस। ठीक हो गया। और जो एक्सोसोम्स हैं उनके कितने सेशंस? एक्सोसोम्स का आपको पहले सेशन से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। नॉर्मली 6 मंथ्स के बाद हम उसका एक सेशन रिपीट करते हैं, देन यू डोंट नीड टू हैव एनी सेशन रिपीट। मतलब इसमें 5 to 6 मंथ्स का इंटरवल आ रहा है दरमियान में। 6 मंथ्स टू a year का इंटरवल आ जाता है। अच्छा, तो ये बताइए कि जितनी आपने ट्रीटमेंट्स बताई हैं, सारे जो फैसिलिटीज़ हैं ये सारा स्किन स्टूडियो पे अवेलेबल हैं कि नहीं है? जी, काफ़ी फ्रीक्वेंटली हम ये करते रहते हैं ट्रीटमेंट्स। और जो हमारे चैनल की तवज्जो से आएंगे यहाँ पर, उनके लिए क्या बेनिफिट है? जी, ज़रूर उन्हें डिस्काउंट देंगे, कोई ऐसी मसला नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की मतलब जो बहुत कॉमन है हमारे मतलब सोसाइटी में,
उसको एलोपेशिया मतलब आम ज़ुबान में कहा जाए तो बालसर के नाम से भी जाना जाता है। वो एक वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है। अब इसमें ये कि कुछ पैचेस में आपके बाल उतर जाते हैं, स्पेशली जो बीमारी है ना मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है, सर में, दाढ़ी में, हाथों पे। तो इसका क्या इलाज है? और ये वाक़ई में मतलब काबिल इलाज है भी या नहीं? मतलब जो इलाज बताए जाते हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या प्रेफ़र करती हैं इससे? देखिए, बालचर या एलोपेशिया एरिएटा जो है, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। हुँ, हुँ। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि जो आपकी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी है, वो किसी भी वजह से इम्यून सेल्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं और आपके अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो इसमें वो जो हमारी इम्यूनिटी होती है, टी सेल्स होते हैं, उसमें CD4, CD8 टी सेल्स होते हैं, वो अटैक करना शुरू कर देते हैं हमारे बालों को, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स को, जिसकी वजह से उन पैचेस में वो वाले बाल जो होते हैं वो गिर जाते हैं। मतलब ये जेनेटिकल इश्यू नहीं है? अच्छा, अब जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं वो फैमिलीज़ में रन करती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक फैमिली में अगर किसी को है तो फिर बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को भी हो, लेकिन चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी और फैमिली मेंबर को नहीं होता और आउट ऑफ द ब्लू किसी भी बच्चे को हो जाता है या किसी एडल्ट को हो जाता है। तो चलें ये तो आपने बता दिया कि मतलब ये क्यों होती है। अब इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बताइएगा। अच्छा, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली टॉपिकल ट्रीटमेंट होती है। कुछ ऐसी हम क्रीम्स लगा सकते हैं जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ को दोबारा से इंड्यूस किया जाता है और कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन कभी-कभी ओवर टाइम ये खुद भी रिज़ॉल्व हो जाता है। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ओवरकम की जा सकती है इन चीज़ों से? पॉसिबल है, ठीक है। कुछ केसेस में ओवरकम किया जा सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी होता। इट वेरीज़। ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट्स काफ़ी वेरी करते हैं इनमें। सही। अच्छा अगर हम मिथ्स की बात करें तो यहाँ पर आजकल बड़ी कॉमन है कि अंडा दही के अंदर अंडा फेंट के अगर आप लगाएँ, बालों में लगाएँ तो आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। या ये विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, मतलब इसको कैसे कवर किया जा सकता है? देखिए, दही के अंदर अंडा डाल के बोथ ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर एक्चुअली क्वाइट गुड, अच्छे होते हैं। दही भी अच्छा है, अंडा भी अच्छा है। तो वो उनको लगाने से बाल जो हैं वो कुछ हद तक आपको सुपरफिशियली मेरा ख्याल है कुछ देर के लिए तो आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन उससे अगर ये कहें कि उसके ऊपर लगाने की वजह से जेनेटिकली बाल अच्छे हो जाएँगे या बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। या अगर कोई उसके लिए डेफिशिएंसी आ रही है विटामिन की वो तो कवर अप नहीं वो होगी कवर उससे, नहीं होगी। तो उससे बेहतर है कि आप वो दही और अंडा आप खा लें। तो तो वो उससे ज़्यादा ज़्यादा बेहतर बेटर है। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि जैसे-जैसे हम अगर ख़वातीन की बात करें तो जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं, तो उनकी जो स्किन है चेहरे पर मुख्तलिफ़ किस्म के दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम तिल कहते हैं, तिल होते हैं या दाग धब्बे पड़ रहे होते हैं। वो एज फैक्टर होता है या फिर किसी बॉडी में किसी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? देखिए, पिगमेंटेशन जो चेहरे पे हो जाती है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की होती है। उसमें एक होती है जिसको हम फ्रेकल्स कहते हैं। अब फ्रेकल्स जो होते हैं वो नॉर्मली तो छोटी एज से स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि फ्रेकल्स आर यूजुअली जेनेटिक एज़ वेल। लेकिन ये बड़ी एज में भी होते हैं, मतलब कि आफ्टर 30s कभी 35 के बाद भी स्टार्ट हो सकते हैं। मोस्टली दे आर बिकॉज़ ऑफ सन एक्सपोज़र। और इसके साथ एक और चीज़ होती है जिसको हम सन स्पॉट्स कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट भी ज़रा डिफरेंट होती है। तो ये भी सन एक्सपोजर की वजह से नॉर्मली होते हैं। सन स्पॉट्स को हम एज स्पॉट्स भी कहते हैं जो कि एज के साथ-साथ आते हैं। अच्छा अगर इनको कवर अप करना हो तो मतलब आप बैलेंस डाइट के साथ प्रेफ़र करेंगे या फिर प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट होगा? इनकी तो ट्रीटमेंट होती है। देखिए, एक तो टॉपिकल ट्रीटमेंट आपने घर पे इस्तेमाल करनी है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप क्लिनिक में ट्रीटमेंट्स करवाते रहेंगे, उनको हम लाइट भी कर देंगे, तो भी आप घर में ट्रीटमेंट अगर नहीं करते तो वो दोबारा से आ जाएँगे। अब पिगमेंटेशन का एक इश्यू ये होता है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है कि पिगमेंटेशन एक दफ़ा हो जाए तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड 100%। ओके, उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो कंट्रोल हमने कैसे करना है, घर पे स्किन केयर यूज़ करके। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मार्क्स को या ये जो पिगमेंटेशन होती है उसको फेड करते हैं, वो करनी है। उसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं जो हम क्लिनिक में कर सकते हैं, जैसे कि लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, फिर हम मीज़ोथेरेपी कर सकते हैं एंटी मेलानिन सीरम्स के साथ, और केमिकल पील्स हैं। ठीक ये है। करने से ना, और लेकिन देखिए जो हर ट्रीटमेंट है वो स्किन के लिहाज से, टाइप के लिहाज से, और जो आपका पिगमेंटेशन है उसके लिहाज से होती है। कुछ पिगमेंटेशंस ऐसी होती हैं जो लेज़र्स की वजह से और एग्रवेट हो जाती हैं। तो इसलिए ट्रीटमेंट्स करवाने से पहले भी ज़रूरी है कि आप पता करें कि आपकी पिगमेंटेशन कौन-सी है और उसका प्रॉपर इलाज क्या होगा। प्रॉपर पहले रिसर्च करने के बाद फिर एग्ज़ैक्टली। आगे फर्दर आगे आप डॉक्टर से डिस्कस करें,
वो आपको बताएंगे। मतलब खुद से चीज़ें ना अप्लाई करें, देसी टोटके डॉक्टर से रुजू कर लें। अच्छा, एक और बड़ा एक मेन कॉमन इशू है, अब जैसे हमने ख़वातीन की बात की मर्दों में, कि उनके जो बालों का रंग है सफ़ेद हो जाता है बड़ी जल्दी। पहले तो एक होता था कि लाइक 40-50 साल का एक उम्र होगी तब जाके बालों का कलर चेंज होता है, लेकिन आजकल के अगर आप 20 साल का लड़का भी देख रहे हैं तो उसके बालों में सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए हैं। इसका क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहले तो ये होता क्यों है? अब हमारी डाइट इतनी ख़राब है, हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस इतना है, इवन बच्चे इतने स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा हार्मोन है कॉर्टिसोल वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है बॉडी में, और उसकी वजह से काफ़ी डैमेजेस होते हैं, इंक्लूडिंग दिस वन एज़ वेल। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? जब बाल एक दफ़ा वाइट हो जाते हैं तो उनको फिर दोबारा से काला करना तो बहुत मुश्किल होता मतलब हेयर कलर अप्लाई किए जा रहे हैं, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स भी आई हुई हैं, है। जी। तो आप प्रेफर क्या करती हैं, वो अप्लाई करने चाहिए या फिर मतलब जो जैसे एक नेचुरल चीज़ है उसी को साथ कैरी करना चाहिए? देखिए, हेयर कलर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब हेयर कलर एक ऐसा होता है जिसमें पीपीडी नहीं होता, पीपीडी फ्री होते हैं। जो पीपीडी फ्री हेयर कलर्स हैं, दे आर ओके फॉर द हेयर, वो बालों को डैमेज नहीं करते। लेकिन बाकी हेयर कलर्स जो हैं उनसे ओवर टाइम बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। मतलब आप प्रेफर करें कि हेयर कलर्स को अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए जब तक पॉसिबल हो, लेकिन अगर यूज़ करना ही है तो फिर पीपीडी फ्री हेयर कलर्स यूज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ना जब भी ऐसे कोई मसले मसाइल पेश आते हैं हमारे साथ, तो हम पहले प्रेफर करते हैं कि हम घरेलू टोटका आजमाएं, पहले अप्लाई करें। जब बात हाथ से बिगड़ जाती है, निकल जाती है, तब हम किसी डॉक्टर के पास रुजू करते हैं। हम पहले क्यों नहीं करते डॉक्टर के पास रुजू? मतलब लोग डरते हैं आने से। यही तो गलती करते हैं, क्योंकि अगर शुरू में ही आ जाएँ तो जो भी इश्यू है, जो भी मसला है, उसको शुरू में रिज़ॉल्व कर लिया जाता है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि एक पिगमेंटेशन होती है, मेलाज़्मा बहुत ज़्यादा कॉमन है। चलिए उसी की अगर हम बात कर लें तो बहुत से लोग होते हैं जो कि फ़ार्मेसी पे जाते हैं और कुछ क्रीम्स ले लेते हैं, और वो क्रीम्स अप्लाई करते हैं और उनकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाती है। और वो बड़े खुश होते हैं और वो क्रीम्स वो कंटिन्यू करते रहते हैं, लगाते रहते हैं। कुछ अरसे के बाद उनकी पिगमेंटेशन वापस आनी शुरू हो जाती है, और फिर वो पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर भी कुछ ख़ास उसका कर नहीं सकते, क्योंकि वो इस हद तक अपनी स्किन को डैमेज कर चुके होते हैं कि फिर ट्रीटमेंट्स का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि उस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ, क्लिनिक में आ जाएँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ। क्योंकि देखिए, जो ट्रीटमेंट्स आपको ओवर द काउंटर मिल रही हैं, उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्टिव्स हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है, किसी ने आपको बताया है? आपको पता होना चाहिए कितनी क्वांटिटी में, कितनी ड्यूरेशन तक आपने यूज़ करना है। और अगर आप स्टेरॉइड्स यूज़ करें, जो कि करना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लोग करते हैं, दे वेरी फ्रीक्वेंट, स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी आपने कितने अरसे तक यूज़ करना है, कब छोड़ना है, क्योंकि उसकी वजह से भी आपकी स्किन जो है वो डैमेज होती है, थिन हो जाती है ओवर टाइम। इवन एक्ने फ्लेयर अप्स होते हैं, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, ब्लड वेसल्स विजिबल होती हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाती है स्किन। तो बेहतर ये है कि डॉक्टर के पास आएँ और अपना प्रॉपर इलाज करवाएँ। जैसे आजकल जदीद हो रहा है, हर बंदा चैट जीपीटी से मदद मांग रहा होता है। मतलब आजकल इतने टूल्स आ गए हैं कि लोग डॉक्टर को प्रेफर नहीं करते, उसी से पूछते हैं, अपना मसला बताते हैं, वो आगे मेडिसिन सजेस्ट कर देता है। आप प्रेफर करते हैं कि लाइक उसकी जो मेडिसिन है वो ऑथेंटिक होगी? अगर आप चैट जीपीटी के आंसर्स जो हैं वो प्रॉपर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से आंसर्स चैट जीपीटी जो है वो आपको गलत बताता है। तो उस पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मतलब उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए? मतलब कि पहले हमारे पास पेशेंट्स आते थे जिनको हम गूगल डॉक्टर्स कहते थे, अब हमें चैट जीपीटी डॉक्टर्स कहना चाहिए। आजकल हो रहा है ना ऐसा, मतलब सोसाइटी में आप अपने आसपास देखें, लोग कर रहे हैं ऐसे। मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं और चैट जीपीटी को पिक्चर सेंड की जाती है, वो बताता है कि रिपोर्ट कैसी है, ये कैसी नहीं है, ओके है नहीं है। दिस इज़ नॉट राइट, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अपनी स्किन के साथ खेल रहे हैं, आप अपने चेहरे के साथ खेल रहे हैं। तो फिर जब चीज़ ख़राब हो जाएगी तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, आप शुरू में ही आ जाएं, प्रॉपर इलाज करवाएं। अच्छा, जो आजकल जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है कि लाइक हमने अपने पे जब चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं ना, हम देखते हैं कि यार कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती है। आजकल आपने भी देखा होगा कि गली मोहल्लों में छोटे छोटे सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स खुल चुके हुए हैं। अब वो ये कि उन्होंने डील्स लगाई होती हैं, जैसे अब रमज़ान आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेहंदी लगानी है, लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, उन्होंने अब रेट अपने हिसाब से लगा लिया, अब उन्होंने चीज़ भी उस हिसाब से आपको देनी है, लेकिन आप ये चीज़ नहीं सोचते। सस्ते प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं, स्किन का बेड़ा गर्क होता है, बाद में आप कहते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। तो आप मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? आपने देखा होगा मेहंदी काफ़ी सारी लड़कियां लगवाती हैं और उसके बाद उनकी स्किन स्किन बर्न हो जल जाती है, जाती ऐसी है, है। स्किन जल जाती है। तो इससे आपको आंसर मिल गया होगा कि आपने ये नहीं देखना कि कौन सी चीज़ सस्ती है और वो आपने अप्लाई कर लेनी है। आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, और ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छी चीज़ जो है वो महंगी ही हो। अब आप सिर्फ सैलून, रिसर्च होनी चाहिए। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आपने यूज़ क्या करना है। ये जो सैलून फेशियल्स आप करवाते हैं, काफ़ी लोग करवाते हैं सैलून फेशियल्स, उनमें क्या होता है?
उनमें ब्लीचिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, ये स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। एक्ने को भी फ्लेयर अप करती है, इन्फ्लेमेशन करती है स्किन में। तो ओवर टाइम जो है वो स्किन को हार्म करती है, बजाय इसके कि वो कोई बेनिफिट दे, वो इट्स मोर हार्मफुल। अच्छा, ख़वातीन भी देख रही होंगी हमारी वीडियो, तो उनको ये बताइएगा, जैसे अब आगे ईद आ रही है, पहले होता था कि मेहंदी प्रॉपर लगाते थे और डिफरेंट चीज़ें थी और वो ये कि रिस्क होता था कि लाइक आपकी स्किन ना बने। अब तो एक प्रॉपर टैटूज़ मतलब प्रिंट्स आ रहे हैं, स्टिकर्स आ रहे हैं, आप क्या प्रेफर करती हैं इन दोनों में से? कि स्टिकर्स लगाना बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए, मतलब ज़्यादा हार्मफुल कौन सी चीज़ है? देखिए, जो जो मेहंदी स्किन को जला दे वो तो बहुत ही बुरी है, वो तो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन अगर आपके पास ऑथेंटिक henna है तो आप लगा सकते हैं उसको, ऐसे कोई इश्यू नहीं होता। और बाकी टैटूज़ वगैरह जो हैं वो अपनी पर्सनल प्रेफ़रेंस पे डिपेंड करता है, अगर लगवाना चाहते हैं तो दैट्स ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम क्लोजिंग की तरफ जाएँगे। क्लोजिंग की तरफ जाने से पहले आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत बेसिक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको कोई स्किन कंसर्न है तो आप खुद से ट्रीटमेंट्स ना स्टार्ट करें, डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर अपना डायग्नोसिस करवाएँ और उसके बाद ट्रीटमेंट्स अप्लाई करें। और ज़रूरी नहीं है कि अच्छी ट्रीटमेंट जो है वो महंगी ही हो, इवन स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं आपके, आपको काफ़ी ब्रांड्स के मिल जाते हैं, इवन पाकिस्तानी ब्रांड्स काफ़ी सारे बहुत अच्छे हैं। तो आपने ये देखना है कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उनमें एक्टिव्स कौन से हैं, जो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हों, बेशक वो इतने महंगे ना भी हों, लेकिन वो आपके लिए हों। तो आपने बगैर डॉक्टर से डिस्कस किए, बस किसी फ्रेंड ने यूज़ कर लिया या किसी रिश्तेदार ने यूज़ कर लिया, इस तरह से ट्रीटमेंट्स नहीं करनी, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। तो लुक आफ्टर योर स्किन। और उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को भी चेंज करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, स्लीप पैटर्न अपना बेहतर करें और डाइट इम्प्रूव करें। जी, तो नाज़रीन, आपने जाना कि बैलेंस डाइट, स्ट्रेस से मतलब आपने अवॉइड करना है, अपनी स्लीप अपनी पूरी करनी है, उसके साथ-साथ ऑनलाइन रिव्यूज़ देख के आपने प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करनी, बल्कि डॉक्टर के पास जाके रुजू करना है और जैसे डॉक्टर कहेगा आपने वैसे उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप देखते रहिए सारा स्किन स्टूडियो, और इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।